चलिए अब हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। ये बीम बैलेंस है ना, ये बीम बैलेंस है जिसपे हमने दो मास ऑब्जेक्ट को हमने रखा है, m1 मास, दो ब्लॉक रखा है m1 और m2 मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगा, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द सिस्टम टू रिमेन इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का एकमात्र कंडीशन है, क्या कंडीशन है भाई, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि बॉडी रोटेट नहीं करे। तो नहीं रोटेट करे तो नेट टॉर्क ऑन द बॉडी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। नेट टॉर्क बॉडी के ऊपर में नेट टॉर्क इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। T1 τ1 प्लस τ2 डॉट 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 प्लस τn, है ना। इस तरह के जितने सारे टॉर्क्स एक्ट कर रहे हैं ये सब के सब क्या होना चाहिए, नेट टॉर्क बॉडी के ऊपर क्या होना चाहिए, इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सम ऑफ द नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो ऑन द सिस्टम। इस सिस्टम पे अगर हमने ये बीम बैलेंस और सीसॉ रखा हुआ है तो इसके ऊपर नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो ही बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम को समझते हैं, जानते हैं क्या है कहानी। काफी है इजी, कोई मुश्किल काम नहीं है समझना, काफी इजी है। बॉडी रोटेट नहीं करे, ना ये नीचे जाए ना ये ऊपर जाए। जब ये नीचे जाएगा स्वाभाविक बात है ऊपर जाएगा, या ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। ओके, ये दोनों के दोनों इसी कंडीशन में रहे तो इसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इसी कंडीशन में रहे, ऐसा ही रहे, सेम हाइट पे दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट रहे, ना ऊपर जाए नीचे जाए, ना ऊपर नीचे कुछ भी मूव ना करे, उसको हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। हो सकता है कि ये पूरा सिस्टम आगे की ओर एक्सेलरेट हो रहा हो, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। ये बॉडी पूरा सिस्टम एक्सेलरेट करके भी जा सकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अभी रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी रोटेट नहीं करेगी किसी पॉइंट के अलोंग, ये पॉइंट मान लो इस पॉइंट के अलोंग रोटेट नहीं करेगी, है ना, इसके अलोंग नहीं रोटेट करे, तो ये इसके कांटेक्ट में है तो यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स काम करेगा। ये इसको कुछ फोर्स से दबा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल फोर्स काम करेगा। ठीक है जी, चलिए ये नॉर्मल फोर्स है। तो अब इसके ऊपर में नेट टॉर्क क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। इस पॉइंट के अलोंग अगर हम टॉर्क मेजरमेंट करेंगे, अगर हमने इसको एक्सिस बना रखा है, इसी एक्सिस के अलोंग बॉडी रोटेट कर रही है, अप एंड डाउन हो रही है, तो इस एक्सिस के अलोंग नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम ये समझें कि T1 प्लस टॉर्क τ1 एंड τ2 क्या होना चाहिए, इक्वल टू जीरो होना चाहिए। दोनों का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। देखिए इस पॉइंट से यहाँ पे L1 है, यहाँ पे L2 है। ठीक है, यहाँ पे इसको पॉजिटिव मान लीजिए, तो L2 फोर्स किधर आ रहा है, M2G। यहाँ पर फोर्स जो आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये उसको नीचे की ओर दबा रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है। ये जो हमने लिखा है ये लाइट रॉड है, पहले आप इस चीज को समझ लीजिए कि ये क्या है, एक लाइट रॉड है। ये क्या है, लाइट रॉड है, इसकी मास नहीं है, मासलेस है, लाइट है, हल्का है। तो अब क्या होगा, M2G नीचे इसको खींचेगा और इस एक्सिस से कितना डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर, ये फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स है, और इसके परपेंडिकुलर रेडियस जो है क्या है, L2 है। ओके, तो क्या होगा, L2 क्रॉस M2G, L2 इंटू M2G, नीचे इंटू द प्लेन आ रहा है। यहाँ पर टॉर्क क्या होगा, इंटू द प्लेन आ रहा है, इंटू द प्लेन, अंदर में जा रहा है डायरेक्शन। ठीक है, और अंदर को आप पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब की हम बात करें तो क्या होगा, मान लो इंटू द प्लेन को हम पॉजिटिव मान लिए। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं, यहां से एक्सिस से इधर जा रहा है। ओके, तो L1 क्रॉस इसके ऊपर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, M1G, तो L1 क्रॉस M1G आउट ऑफ प्लेन, यहाँ पे टॉर्क 2 काम कर रहा है, दैट इज इक्वल टू माइनस ले लेते हैं। ओके, नेट क्या होना चाहिए, इक्वल टू जीरो होना चाहिए इक्विलिब्रियम में रहने के लिए। तो नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो होना चाहिए। देखिए यहाँ पे तो पॉजिटिव हमने इसको माना, इसको निगेटिव माना, तो अब कहानी देखिए क्या होगा, L2 इंटू M2G प्लस में रखा था, माइनस क्या होगा M1, है ना, M1G इंटू L1, ये क्या होना चाहिए, इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर ये जीरो नहीं है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। ओके, तो
तो इसको हम लोग समझेंगे। जी कॉमन है, कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या आएगा M2L2 इज इक्वल टू M1L1। ओके, रेशियो अगर मैं निकालूं, मास का रेशियो से भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्या होगा M2/M1। ये M2/M1 क्या है L1/L2। तो कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि M2 का L2 तो बड़ा है, दिख रहा है ना, ये जो क्वांटिटी है L2 इज ग्रेटर देन L1 दिख रहा है, साफ दिख रहा है। इस कहानी में देखिए L2 इज ग्रेटर देन L1 है ना, इसमें दिख रहा है कि L2 इज ग्रेटर देन L1 है ना जी। तो L1/L2 क्या होगा L1/L2 लेस देन 1 होना चाहिए, और L1/L2 को आप क्या पढ़ते हैं M2/M1 दैट इज लेस देन 1। मतलब इस कहानी में देखिए कि M2 मस्ट बी लेस देन M1। इस कहानी में ये समझ लीजिए कि इसका मास क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और इसका मास ज्यादा होना चाहिए, तो ही बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, इसे बहुत सारे किस्सा पढ़ सकते हैं कि अगर दोनों इक्वल हो जाए L1 = L2 आ जाए, इसका मतलब दोनों का मास क्या होगा, सेम होगा। इक्विलिब्रियम रहने के लिए M2 का वैल्यू M1 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो ही इक्विलिब्रियम बॉडी रहेगी। चलिए कोई बात नहीं है, इतना बात समझ में आया। अब हम क्या सोचते हैं कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो आप लेंथ के हिसाब से देख सकते हैं। अब सिंपली जनरली आप उसको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जनरली आप समझ सकते थे कि लेंथ इसका ज्यादा है, यहाँ से लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब इसका मास क्या होगा, कम होगा। यहाँ लेंथ कम है तो मास क्या होगा, ज्यादा होगा। मैंने इसे पहले बताया था, एक टॉर्क के लिए क्या होता है, बॉडी को रोटेट करने के लिए क्या होना चाहिए, अच्छे से रोटेट करने के लिए अगर हमने लेंथ कम ले लिया तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। और हमने बताया था लेंथ अगर ज्यादा होगा तो फोर्स क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में, ये सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात मैं कर रहा हूँ। ओके, अगर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की बात करें तो नॉर्मल, यहाँ पे ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की बात करें तो नॉर्मल इज इक्वल टू क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए कि एक अपवर्ड में ये इसको ऐसा दबा रहा है कि इसके ऊपर में बीम बैलेंस और सीसॉ, इसके ऊपर रॉड पर कितना क्या फोर्स लगा रहा है, एंड नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, और इसके ऊपर दो फोर्स लगा रहा है, M1G एंड M2G, दोनों नीचे की ओर काम कर रहा है, प्लस यहाँ पे क्या काम कर रहा है, नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है। वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए N इज इक्वल टू क्या होगा, M1 प्लस M2G। नॉर्मल भी हम आराम से निकाल सकते हैं। ओके, अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है बॉडी रोटेट नहीं कर रहा है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम से इसको कोई लेना देना नहीं। ओके, ये बॉडी एसलेट करके भी आगे जा सकता है या नहीं भी करके जा सकता है। अगर ये एसलेट करके जाएगा तो कहानी कुछ अलग होगा, है ना। लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, नेट टॉर्क इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस बात को आप लोग समझिए, बॉडी के ऊपर में नेट टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जो मैंने दिखाया नेट टॉर्क क्या है, 0 है ना। अपवर्ड अप एंड डाउन भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, बॉडी कहीं जा भी नहीं रहा है, एसलेट भी नहीं हो रहा है। ये भी समझ लो, सिंपली आप ये जान लो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझना है, सिंपली ये समझ लो कि पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट पर हो, ऐसा समझो, ऐसा में पूरा सिस्टम रेस्ट पर है। तो नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू M1 प्लस M2G, है ना। ये रॉड इसके ऊपर फोर्स दबाएगा तो ये इसको फोर्स नॉर्मल को दबा रहा है, M1 M2G को बैलेंस कर रहा है, तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और इसका टॉर्क इस पॉइंट के अराउंड कितना होगा, 0 हो जाएगा। ये रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये नॉर्मल रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ओके, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का एक सटीक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट इन सर्कुलर टर्न। सटीक एग्जांपल है ये। रोटेशनल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए आप लोग समझेंगे बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट इन सर्कुलर टर्न। सर्कुलर टर्न में साइक्लिस्ट बेंड कर रहा है एक पार्टिकुलर एंगल वर्टिकल से। मान लो ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है ना, x एंड y जो कुछ भी है इसको डायरेक्शन मान लो। तो ये वर्टिकल से कितना कर रहा है, y कुछ भी डायरेक्शन मान लेते हैं, ये वर्टिकल से थीटा एंगल पे साइक्लिस्ट बेंड करता हुआ सर्कुलर मोशन में जा रहा है, रेडियस
सर्कुलर आर, यहाँ से रेडियस आर है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। इससे पहले हम लोग सर्कुलर मोशन में इसकी कहानी पढ़ चुके थे, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट इन सर्कुलर मोशन। अभी हम लोग पढ़ेंगे बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट इन सर्कुलर टर्न विथ हेल्प ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के हेल्प से इसको स्टडी करेंगे कि आखिर ये साइक्लिस्ट मूव रहा है, ये बाइक वाला भी हो सकता है, साइक्लिस्ट भी हो सकता है, ये मूव तो कर रहा है सर्कुलर पाथ में लेकिन गिर नहीं रहा है, ये टॉपल नहीं कर रहा है, गिर नहीं रहा है, आराम से मूव करता हुआ जा रहा है। ये दो कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसके ऊपर में रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है और ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम भी है। इसके ऊपर नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, एफ नेट इज ऑल्सो इक्वल टू 0 एंड नेट टॉर्क इज ऑल्सो इक्वल टू 0। दोनों का दोनों इसके ऊपर में 0 आ रहा है। कैसे वो समझेंगे, इसीलिए ये इक्विलिब्रियम कहानी है। ये जो कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं, इफ नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0 इट मींस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ध्यान से समझिएगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0 एंड नेट टॉर्क ऑन द बॉडी इज आल्सो इक्वल टू 0। दोनों इक्वल टू 0 है, इसलिए बॉडी क्या है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेटरी इक्विलिब्रियम में भी है। बॉडी ना स्लिप कर रहा है, ना स्किड कर रहा है, ना ये टॉपल कर रहा है। दोनों का दोनों कहानी यहाँ सेटिस्फाइड हो रहा है। इसके बावजूद बॉडी मूव कर रही है। आप समझ लीजिए इससे। अब इससे अच्छा एग्जांपल क्या होगा, इससे अच्छा एग्जांपल क्या होगा कि बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन में मूव भी कर रही है, इट इज मूविंग। अब देख लीजिए, इससे अच्छा एग्जांपल क्या होगा कि बॉडी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में भी है, नेट फोर्स इक्वल टू 0, रोटेटरी इक्विलिब्रियम में भी है, फिर भी बॉडी मूव कर रही है। तो अगर आपके आगे क्वेश्चन आए कि क्या कोई जरूरी है कि बॉडी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में हो या रोटेटरी इक्विलिब्रियम में हो, इसके बावजूद बॉडी मूव करे, तो क्या बोलेंगे, यस और नो? क्या होगा कहानी, यस होगा, बॉडी मूव करता हुआ जाएगा। ओके, ये बॉडी मूव कर रहा है, ये कहानी देख से। इट कैन मूव, कंपल्सरी नहीं है, मस्ट नहीं है, मे लगेगा। इट कैन मूव, इट मे मूव, बट मस्ट नहीं लगा सकते यहाँ पर, ठीक है। इट मे मूव, रेस्ट पे भी रह सकता है, एब्सोल्यूट रेस्ट पे भी रह सकता है। चलिए ठीक है, इतनी सारी कहानी हम समझ गए। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कहानी इस साइक्लिस्ट पे लगाएंगे। वर्टिकल से थीटा एंगल लगा रहा है, कौन कौन फोर्सेस इसके ऊपर में लग रहे हैं, यहाँ mg फोर्स लग रहा है, यहाँ हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इसी साइक्लिस्ट का फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाया, यहाँ पर FDT क्लियर कट बनाया है। यहाँ पे देखिए mg फोर्स नीचे की ओर काम कर रहा है, यहाँ पर mg ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, दिख रहा है। चलिए, इसके बाद नॉर्मल फोर्स अपर डायरेक्शन लग रहा है, यहाँ नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ये स्लिप ना हो इसकी वजह से यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है F, या ये आदमी खुद ऑब्जर्व करे तो उसके ऊपर क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड हो रहा है और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से खुद फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। तो यहाँ पर बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अंदर की ओर फ्रिक्शन फोर्स, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। नेट ट्रांसलेटरी फोर्स इज इक्वल टू 0 है। बॉडी क्या है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम कर रहा है, नॉर्मल फोर्स भी काम कर रहा है। तो अब इस साइक्लिस्ट का इस पॉइंट के अलोंग रोटेटरी इक्विलिब्रियम में आने के लिए नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट O मस्ट बी इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, नेट टॉर्क जो है इस पॉइंट के अलोंग बॉडी का क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 आना चाहिए। ओके, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या कहानी होगा, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट O मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए कि नॉर्मल और फ्रिक्शनल फोर्स इस पॉइंट के अलोंग कुछ भी बॉडी के ऊपर रोटेशनल इफेक्ट नहीं डाल रहा, तो टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल एंड फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0, उसका कंसीडरेशन नहीं करेंगे, नहीं सोचेंगे। ओके, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम नेट टॉर्क अबाउट द पॉइंट इक्वल टू 0। तो अब देखिए क्या होगा, अब देखिए इस पॉइंट के अलोंग ग्रेविटेशनल फोर्स कितना रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम लोग समझेंगे mg OB mg r, ये रेडियस इधर है, इस पॉइंट की ओर देखिए रेडियस इधर है, ग्रेविटेशनल फोर्स इधर है, क्या दे रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में दे रहा है, टॉर्क नीचे आ रहा है क्लॉकवाइज सेंस में, दिख रहा है यहाँ पे। तो ये जो दे रहा है आपको क्लॉकवाइज सेंस में, इसके वजह से क्लॉकवाइज सेंस में दे रहा है, आप इसको क्लॉकवाइज सेंस समझो। और ये इनटू द प्लेन है, क्लॉकवाइज इनटू द प्लेन, टॉर्क का डायरेक्शन इनटू द प्लेन आ रहा है, देख लीजिए। नेक्स्ट mv स्क्वायर बाय r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर है, रेडियस किधर है भाई, रेडियस कौन सा है, AB है ना। तो AB r क्रॉस F, r क्रॉस देखिए
क्या होगा, यहाँ पे रेडियस इसको डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, आर क्रॉस किधर होगा ये बताइए, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, है ना। तो आर क्रॉस एफ, ओके, ये आर क्रॉस एफ क्या आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा है, एम बी स्क्वायर बाई आर ए बी, ये एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज, तो नेट टॉर्क बॉडी का क्या होगा, इक्वल टू जीरो अबाउट इस पॉइंट के अलाउंग, ओके। तो क्या होगा, कहानी में आगे बढ़ाएंगे तो वी स्क्वायर बाई आर जी से आगे लिखते हैं, एम से एम कैंसिल हो जा रहा है, या एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ बी बाई ए बी, क्या होगा, ओ बी बाई ए बी, ओ बी बाई ए बी, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस सारा है टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, मतलब थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी। इतने एंगल से बॉडी जो है, कोई साइक्लिस्ट वर्टिकल से इंक्लाइंड होता हुआ सर्कुलर मोशन मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ मूव करता हुआ जा रहा है, विदाउट फॉलिंग, विदाउट टॉपलिंग, विदाउट स्किडिंग, ओके। ये सब रोटेशनल इक्विलिब्रियम प्लस इक्विलिब्रियम का कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं, ओके। Now we will study about the angular momentum conservation principle. Angular momentum conservation principle जैसे हम इसे पहले पढ़ते थे ट्रांसलेटरी मोशन में, linear momentum conservation principle. If total external force on a system is equal to zero, then linear momentum is conserved. Initial linear momentum is equal to final linear momentum. यहाँ पे कहानी क्या है कि angular momentum conservation principle क्या है, if net external torque on a system is equal to zero, if net total external torque on a system is zero, its angular momentum remains constant, conserved. That is called principle of conservation of angular momentum. Principle of conservation of angular momentum तभी हम अप्लाई करेंगे जब एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम के ऊपर क्या होगा, जीरो होना चाहिए, जीरो होगा तो ही, मतलब नेट टॉर्क जो है वो जीरो होना चाहिए। इट मीन्स देयर इज नो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, डीएल जो है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब एल क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होगी, ओके, ये यूनिफॉर्म होगा, समझ में आ रहा है। ये अगर यूनिफॉर्म होगा तो एंगुलर मोमेंटम हम क्या बहुत तरह से पढ़ते थे, ये क्या पढ़ते थे, एम आर क्रॉस भी, है ना, क्या पढ़ते थे, आर क्रॉस एम भी, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एंगुलर मोमेंटम एक पार्टिकल का कांस्टेंट होगा। लेकिन बहुत सारे पार्टिकल्स अगर आ जाए, एक रिजिड बॉडी के बारे में अगर हम पढ़ें, एक पूरे रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ें तो क्या आता है कहानी, इस बारे में तो हमने पढ़ा कि आर एम भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन रिजिड बॉडी अगर आ जाए, अगर कोई रिजिड बॉडी आ जाए हमारे सामने में तो क्या होगा, आई ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा, ये क्या होगा, आई ओमेगा इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगा, ओके। तो क्योंकि मैंने इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आई इंटू अल्फा, ये अल्फा, आई इंटू अल्फा क्या होगा, क्या होगा, जीरो होगा, इसीलिए ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो बार बार अगर चेंज करते चले जाएंगे, I1 ओमेगा 1 दैट विल बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2, लाइक दैट, जितना बार हम चेंज करते चले जाएंगे उतना बार, लेकिन हर बार क्या होगा, इनका प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इससे आप ये समझ सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर एंगुलर वेलोसिटी पार्टिकल की सिस्टम का अगर कम है, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है इन केस ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। लेकिन अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी कम है। ये अगर ज्यादा है तो ये कम, ये कम तो ये ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इस प्रिंसिपल में यही हम लोग पढ़ेंगे। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इस एग्जांपल में आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे वो क्या है, MVR। ये एक इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते होंगे, दैट इज इक्वल टू NH/2π पढ़ते हैं ना जी। ये है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, मतलब n यहाँ पे अलग अलग हो रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में इसी से आप ये समझ सकते हैं h/2π, फिर क्या होगा 2h/2π, फिर क्या होगा 3h/2π, फिर क्या होगा 4h/2π,
2 पाई एक्सेट्रा। यहाँ पे n क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, इसमें जीरो नहीं आता। नेचुरल नंबर आप कहो, नेचुरल नंबर भी कह सकते हो इसको। ये क्या बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6। n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। इस तरह के नेचुरल नंबर होंगे। ये कंजर्व हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन के मोशन में आप देखते होंगे कि रेडियस और वेलोसिटी कुछ इस तरह से रिलेटेड। ये हम लोग प्लैंक्स थ्योरी में, आगे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, क्या पढ़ते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, है ना। नील बोर ने ये बताया था, प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी का उसने यूज किया था यहाँ पर, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल को दिया था नील बोर्स ने, है ना। उससे उसने क्या बताया, रेडियस बताया था, फिर उसने वेलोसिटी से रिलेटेड बताया था। ओके, तो ये आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक है, अगर वेलोसिटी कुछ अलग है, रेडियस अगर कुछ अलग है, तो कहानी कुछ अलग अलग हो जाएगी। ये क्या है, ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, है ना। तो इस तरह से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है, h/2 पाई हो सकता है, 2h/2 पाई हो सकता है, 3h/2 पाई हो सकता है। तो n जो है पॉजिटिव इंटीजर आएगा, 1 2 3 4 5 6 आएगा, जीरो का वैल्यू नहीं आएगा इसमें। ओके, तो यही बताया था, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि इट इज ओनली डिफाइंड फॉर द स्पेशल नंबर्स 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर सेकंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। ये कहलाएगा MVR। इस तरह से हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल रखते हैं। और समझ लीजिए कि एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होता है। सबसे छोटी वैल्यू जो है एंगुलर मोमेंटम की, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, सबसे छोटी वैल्यू ये है, उससे बड़ी वैल्यू ये है, उससे बड़ी वैल्यू ये है। इस तरह से एंगुलर मोमेंटम क्या हो रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है। जैसे जैसे n बढ़ता हुआ जा रहा है, वैसे वैसे एंगुलर मोमेंटम भी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, बढ़ता हुआ जाएगा। इसका एंगुलर मोमेंटम, इसका दूसरे रेडियस में, तीसरे रेडियस में, हर एक का एंगुलर मोमेंटम क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। इसमें अगर L1 है, इसमें अगर L2 है, इसमें अगर L3 आ रहा है, आप समझ सकते हैं L3 इज ग्रेटर देन L2, L2 ग्रेटर देन L1, इस तरह से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, इससे आपको पता चल जाएगा। अगर ये क्वांटिटी कांस्टेंट आ गई, अगर n को हमने कांस्टेंट रखा है, एस प्लैंक कांस्टेंट, तो आप समझ सकते हैं केमिस्ट्री को हम समझा रहे हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस मतलब क्या हुआ, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस मतलब क्या होगा, अगर रेडियस कम है तो स्पीड ज्यादा होगा। तो जिस रेडियस में, जिस स्मॉल रेडियस में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो बहुत ज्यादा स्पीड से रिवॉल्व करेगा। और जैसे जैसे रेडियस बढ़ता हुआ जा रहा है, वैसे वैसे स्पीड क्या हो रही है, कम होते जा रही है। ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल से भी आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भी हम एग्जांपल बताएंगे, जैसे सन के चारों बगल कौन चक्कर काटता, अर्थ चक्कर काटता है ना, उसको भी हम समझेंगे। ओके, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे अब एक और चीज समझते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो एलिप्टिकल पाथ में मूव करता है सन के चारों बगल। मान लो अपना ये अर्थ है और सन दो जगहों से फोसियाई पे ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये हमारा सन है, दो जगह पे सन फोसियाई पे मूव करते रहते हैं, ये अर्थ है। ओके, जब ये अर्थ, मान लो ये सन है, पहला पोजीशन सन का ये है, इस पोजीशन पे सन भी है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल से आप क्या पढ़े थे कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब इट इज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट है। मान लो अर्थ का मास कांस्टेंट है, इट मींस वेरी स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इसका मतलब क्या है, रेडियस अगर कम है, रेडियस इस जगह पे कम आ रहा है, तो स्पीड क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पे स्पीड जो है वो क्या होगा, स्पीड यहाँ पे हाई होगा, स्पीड यहाँ पे क्या होता है, हाई, और यहाँ पे लो हो जाएगा। यही सन जब यहाँ आ जाए, मान लो ये पोजीशन यही है, सन यहाँ पे आ जाए, अब क्या होगा, अब रेडियस ज्यादा बड़ा है, अब रेडियस बड़ा है तो स्पीड यहाँ पे क्या होगा, अर्थ जो है अब इसी अर्थ का स्पीड क्या होगा, स्लो हो जाएगा, स्लो स्पीड से मूव करना शुरू करेगा, क्योंकि यहाँ पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू 0। इस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, 0 है। ऐसे सिचुएशन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। ऐसे सिस्टम में कोई भी नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 है। इससे सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम जो होगा
ये कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है। इस बात को हम लोग समझेंगे। तो समझिए, आगे चलते हैं। देखिए क्या है कहानी। एक क्वेश्चन है, ए व्हील इज रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड omega naught about its axis which is kept vertical. An identical wheel rotating with angular velocity 2 omega naught is gently dropped into the same axle and they are start rotating with a common angular velocity. क्या है वो common angular velocity? क्या होगी? तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लिखेंगे। एक बॉडी क्या कर रोटेट कर रहा है, व्हील रोटेट कर रहा है, जिसका एक डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, एक एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अबाउट इट्स एक्सिस व्हिच इज केप्ट वर्टिकल, वर्टिकल से जुड़ा हुआ है ना। एक उसी के ऊपर में एक और व्हील हम रखते हैं जो पहले से रोटेट करता हुआ है 2 ओमेगा स्पीड, 2 ओमेगा नॉट एक एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है। दोनों को पुट करेंगे, फिर दोनों कंबाइन करता हुआ एक कॉमन एंगुलर स्पीड से मूव करता हुआ आएगा। तो कहानी क्या होगी, क्या होगा सिचुएशन, जब इस व्हील को पहले वाले व्हील के ऊपर रखेंगे तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी घटेगी और इसका क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इसका एंगुलर वेलोसिटी कम है, इसका एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है। ओके, तो अगर इस कहानी में क्या होगा, ये घटेगा और ये क्या होगा, ज्यादा होगा। तो दोनों कंबाइन करें, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। यूजिंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या देख रहे हैं इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ओके, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, I इंटू ओमेगा नॉट प्लस I इंटू 2 ओमेगा नॉट। अब दोनों व्हील साथ में मूव कर रहे हैं तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2I होगा और एक कॉमन वेलोसिटी ओमेगा है। दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 3I/2 है ना, 3I/2, I से I कैंसिल हो जा रहा है तो इतना आ जाएगा 3/2 ओमेगा नॉट। बी आंसर सही है, बाकी ऑप्शन क्या है गलत, देख लीजिए।